नमस्कार दोस्तों। आज है 7 नवंबर 2025 और आज की न्यूज से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से कवर करेंगे और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टारलिंक कंपनी के साथ सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। महाराष्ट्र जिसने एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस समझौते के तहत राज्य के सरकारी संस्थानों और ग्रामीण इलाकों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित उपग्रहों के एक बड़े नेटवर्क का उपयोग करता है, जिससे दूरस्थ स्थानों पर भी कम विलंबता लो लेटेंसी वाला नेट भी वहां पर तेजी से काम करने में संभव होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। स्टारलिंक कंपनी के साथ किसने समझौता किया है? महाराष्ट्र ने। दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी जो है, महाराष्ट्र की वित्तीय राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ की भाषा मराठी है। राज्यपाल रमेश बैस है और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। दोस्तों क्षेत्रफल यहाँ के 30,07,713 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। जनसंख्या यहाँ पर लगभग 12 करोड़ है, जो कि भारत में दूसरे सबसे अधिक है। यहाँ पर दोस्तों मैप पर देख सकते हैं, यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता को वर्जीनिया का उपराज्यपाल चुना गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गजाला हाशमी। भारतीय मूल की गजाला हाशमी वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई है। वह इस पद को संभालने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई है। दोस्तों उनका जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था। दोस्तों बात करें वर्जीनिया की, तो ये जो वर्जीनिया है अमेरिका का एक राज्य है और यहाँ का राज्यपाल चुना गया है गजाला हाशमी, जो कि पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला है। गजाला हाशमी ने नवंबर 2025 के चुनाव में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनकर इतिहास रच दिया। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में इस पद पर चुने जाने वाली पहली मुस्लिम महिला और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी व्यक्ति है। इनका जन्म 1964 में भारत के हैदराबाद में हुआ था। वह 4 साल की थी तभी उनके परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, जहां उनके पिता ने जॉर्जिया में एक प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्होंने जॉर्जिया सर्दर्न यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री हासिल की और अमेरी यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों बात करें उनकी कैरियर की, तो राजनीति में आने से पहले उन्होंने वर्जीनिया में एक कॉलेज प्रोफेसर के रूप में काम किया था। दोस्तों बात करें उनके राजनीतिक करियर के बारे में, तो उन्होंने 2019 में राजनीति में प्रवेश किया। एक रिपब्लिकन आयोजित राज्य सीनेट जीतकर डेमोक्रेट्स के लिए बहुमत हासिल करने में मदद की। वह 2020 में वर्जीनिया राज्य सीनेटर के रूप में 15वें जिले का प्रतिनिधित्व कर रही है। वर्जीनिया के संविधान के अनुसार उपराज्यपाल सीनेट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और सीनेट का कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। दोस्तों इनका कार्यकाल 17 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर उपराज्यपाल का पद संभालेगी। मौजूदा रिपब्लिकन विमेंस अर्ले रियल्स का स्थान लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की वैश्विक समीक्षा में गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा हाल ही में जारी
प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की वैश्विक समीक्षा में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। यह रेटिंग पाने वाला यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कंचनजंगा, जिसे आधिकारिक रूप से कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 2016 में इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और गहरी सांस्कृतिक महत्ता के लिए मान्यता दी गई थी। यह स्थल 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अपनी भौगोलिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ऊंचाई सीमा घने उपोष्णकटिबंधीय वनों से लेकर 8,546 मीटर ऊंचे माउंट कंचनजंगा तक फैली है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह क्षेत्र न केवल जैव विविधता का खजाना है, बल्कि स्थानीय समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इससे यह स्थल प्रकृति और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने हाल ही में नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य सेना के भीतर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के ओलंपिक मिशन 2036 को आगे बढ़ाना। इसका लक्ष्य एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सहायता और आधुनिक बुनियादी ढांचे प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, ताकि भारतीय सैनिक खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। दोस्तों इसका आयोजन जो है मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में 4 नवंबर 2025 को हुआ है। दोस्तों इसका प्रमुख विषय है यह कॉन्क्लेव 2 मुख्य विषयों पर केंद्रित था। पहला था संस्थागत तालमेल और दूसरा एथलीट 360। खेल के निरंतर विकास के लिए सरकारी निकायों, सशस्त्र बलों और खेल संगठनों के बीच सहयोग और नीतियों के संरेखण पर जोर दिया गया। एथलीट 360 एथलीट के समग्र विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलू शामिल है, पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक और भलाई सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। दोस्तों भारत और डेनमार्क ने कोपेनहेगन में नवाचार, निवेश और सतत विकास के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिलिंग लॉन्च किया है। इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिलिंग को आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। इसे कोपेनहेगन, डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात द्वारा भारत और डेनमार्क के 75 साल के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना कोपेनहेगन और नई दिल्ली दोनों में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है IDBC एक नीति और नवाचार थिंक टैंक है, जो भारत, डेनमार्क और नार्डिक क्षेत्र के बीच सीमा पार सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसका मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक, जीवन विज्ञान, डीप टेक और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना। यह स्टार्टअप निवेशों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थाओं को रणनीतिक अंतर्दृष्टि, बाजार आसूचना और उच्च स्तरीय संवादों के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह सतत कृषि और किसान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्हें
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों राहुल द्रविड़ को क्रिकेट में द वॉल के नाम से भी जानते हैं, इसने द वॉल का टाइटल दिया गया है क्रिकेट में। दोस्तों इस साझेदारी का उद्देश्य द्रविड़ के मूल्यों जैसे विश्वास, अनुशासन और विश्वसनीयता को पीपीएल की किसान समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जोड़ना है। पीपीएल ने राहुल द्रविड़ के साथ 2 राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किए हैं। पहला, खेती का गेम चेंजर, यह अभियान नैनो उर्वरक को बढ़ावा देता है। दूसरा, एनपीके और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की विनिंग टीम, यह अभियान उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर केंद्रित है। इन अभियानों में कृषि संबंधी अवधारणाओं को समझाने के लिए क्रिकेट से जुड़ी उपमाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। यह साझेदारी भारत के कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अभिनव और टिकाऊ कृषि समाधानों का बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शरद शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शरद शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है, जिसमें विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ओडिशा, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन सार्ध शताब्दी महोत्सव नाम से विशिष्ट पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में इस राष्ट्रव्यापी उत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह समारोह 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे 1 साल चलेंगे। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और राष्ट्रीय पहचान व एकता के प्रतीक के रूप में इसके अस्थायी विरासत को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम को दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम घोषित किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रासन। एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल ने दुनिया के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम मंत्रासन को लॉन्च किया है, जिसे पूरी तरह से भारत में विकसित और निर्मित किया गया है। मुख्य विशेषताएं और तकनीकी, यह एक बहु हाथों वाला रोबोटिक सिस्टम है जिसमें 3 से 5 मॉड्यूलर रोबोटिक हाथ हो सकते हैं। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे विभिन्न प्रकार की सर्जरी के लिए अनुकूल बनाता है। पारंपरिक रोबोटिक सर्जरी प्रणालियों के विपरीत एसएसआई मंत्रा में एक ओपन कंसोल डिजाइन है। यह सर्जन के लिए अधिक आरामदायक अर्गोनोमिक अनुभव प्रदान करता है, जिससे सहायक स्टाफ के साथ संवाद करना भी आसान होता है। यह प्रणाली 10 गुना तक जूम के साथ 2 HD रिजोल्यूशन और लाइव 3D फीड प्रदान करती है, जिससे सर्जन को सर्जिकल क्षेत्र का स्पष्ट और विस्तृत दृश्य मिलता हो। यह अनचाहे कंपी को फिल्टर करता है और सटीक मूवमेंट स्केलिंग की सुविधा देता है, जिससे सर्जन छोटे और नाजुक ऊतकों पर भी अत्यधिक सटीकता के साथ ऑपरेशन कर पाते हैं। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य इसे वैश्विक स्तर पर उपलब्ध अन्य प्रणालियों के तुलना में अधिक किफ़ायती और सुलभ बनाना है, ताकि भारत और दुनिया भर के अधिक अस्पताल इसे अपना सके। जनवरी 2025 में एसएसआई मंत्रा का उपयोग करके 286 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 2 सफल रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी की गई। यह एक विश्व रिकॉर्ड था। जुलाई 2025 में भारत और फ्रांस के बीच एसएसआई मंत्रा का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्डियक
अंतर महाद्वीपीय रोबोटिक सर्जरी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2025 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। 2025 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को मिला है। यह पुरस्कार उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वैश्विक शांति निर्माण, सुलह और मानवीय सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया है। उन्हें वैश्विक शांति निर्माण, सुलह और मानवीय नेतृत्व के क्षेत्र में उनका असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बोस्टन ग्लोबल फोरम ने उन्हें मित्र निर्माता, बंधु निर्माता, बिना स्वार्थ या पूर्वाग्रह के शांति सेतु बनाने वाला नेता करार दिया गया है। उनके शांति प्रयासों में कोलंबिया, इराक, श्रीलंका, म्यांमार, वेनेजुएला और कश्मीर जैसे संघर्षों में किए गए हस्तक्षेप शामिल है, जहां उन्होंने विरोधी पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में मदद की। यह पुरस्कार 3 नवंबर 2025 को बोस्टन के मैसाचुसेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी क्लब में आयोजित किया गया था। दोस्तों इस पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जैसे वैश्विक हस्तियां भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा ओडिशा में भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट SIC सेम नामक कंपनी द्वारा भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है और इसे भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी मिली है। यह सुविधा सिलिकॉन कार्बाइड डायोड और पावर मॉड्यूल का उत्पादन करेगी। दोस्तों यह भारत का पहला पूर्ण एकीकृत सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र होगा, जिसमें कच्चे माल से लेकर पैकेजिंग तक की पूरी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे होगी। यह परियोजना भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। कंपनी IIT भुवनेश्वर के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च लैब भी स्थापित कर रही है, जो उद्योग शिक्षा जगत के सहयोग को बढ़ावा देगी। दोस्तों अब देखते हैं स्टैटिक जीके रैपिड फायर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर मथा। भारतीय रुपये पर कितनी भाषाओं में मूल्य अंकित होती है? 15 भाषाएं में। तो दोस्तों यह सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।